पार्ट सेकंड, आर एस शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास किताब का दूसरा चैप्टर, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, जिसके दूसरे वीडियो में हम समझेंगे गैर राजनीतिक इतिहास की ओर और सांप्रदायिक दृष्टिकोण। इसका पहले वीडियो में हम इस चैप्टर के आधे से अधिक हिस्से को समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बाकी का हिस्सा समझने वाले हैं। शुरुआत होती है इतिहास लिखने के एक नए नजरिए से, जिसे गैर राजनीतिक इतिहास कहा जाता है। इसका मतलब है कि इतिहासकार अब केवल राजाओं के युद्धों और उनकी जीतों के बारे में नहीं लिख रहे थे, बल्कि समाज और संस्कृति की तरफ ध्यान दे रहे थे। इस बदलाव की शुरुआत की A.L. बासम नाम के एक ब्रिटिश इतिहासकार ने, जिनका जीवन काल सन 1914 से 1986 तक था। वे एक संस्कृत विद्ध थे, यानी उन्हें संस्कृत भाषा का बहुत गहरा ज्ञान था। उन्होंने प्राचीन भारत को देखने के पुराने तरीकों पर सवाल उठाए, खासकर उन आधुनिक दृष्टिकोणों पर जो ब्रिटिश शासन के दौरान विकसित हुए थे। बासम के शुरुआती लेखों को पढ़ने से पता चलता है कि उनकी रुचि असनातनी पंथों के भौतिक दर्शन में बहुत ज्यादा थी, जिसका मतलब है कि वे उन प्राचीन भारतीय विचारों और दर्शनों को गहराई से समझ रहे थे जो पारंपरिक सनातन व्यवस्था से अलग थे। आगे चलकर बासम ने एक बहुत बड़ी बात मानी कि हमें इतिहास को केवल राजनीतिक घटनाओं के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अतीत को जानने की जिज्ञासा और उससे मिलने वाली आनंदानुभूति के लिए पढ़ा जाना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने सन 1951 में एक बेहद प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह V.A. स्मिथ जैसे पुराने ब्रिटिश लेखकों के दुराग्रहों, यानी उनके मन में भारत के प्रति जो पहले से बैठी हुई नफरत या पक्षपात की भावना थी, उससे पूरी तरह मुक्त थी। बासम ने इस किताब में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कई अलग अलग पहलुओं का बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सर्वेक्षण किया, यानी भारत के इतिहास को बहुत ही आसान और आदर के साथ दुनिया के सामने रखा। उनकी यह पुस्तक इस बात का सबसे बड़ा संकेत थी कि अब इतिहास लेखन राजनीतिक इतिहास से बदलकर गैर राजनीतिक इतिहास की तरफ मुड़ रहा था। यही बड़ा बदलाव आगे चलकर एक महान भारतीय इतिहासकार D.D. कोसांबी के काम में भी साफ साफ दिखाई देता है, जिनका जीवन काल सन 1907 से 1966 तक था। कोसांबी ने भारतीय इतिहास को लिखने और समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया और इसे एक बिल्कुल नई दिशा दी। उनकी नई सोच उनकी सन 1957 में आई पुस्तक एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई। बाद में उनकी यही सोच उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध किताब में विस्तार से दिखी, जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, जो सन 1965 में प्रकाशित हुई और बहुत लोकप्रिय हुई। कोसांबी के इतिहास लिखने की जो शैली या तरीका था, वह कार्ल मार्क्स की रचनाओं और विचारों से प्रभावित था, जिसे इतिहास की भौतिक व्याख्या कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को किसी राजा की इच्छा से नहीं जोड़ा, बल्कि उसे उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के एक अटूट हिस्से के रूप में देखा। आसान शब्दों में कहें तो कोसांबी ने यह समझाया कि समाज में बदलाव इस बात से आता है कि लोग जिंदा रहने के लिए क्या साधन अपना रहे थे, जैसे खेती कैसे हो रही थी, औजार कैसे बन रहे थे और व्यापार कैसे बदल रहा था। उन्होंने अपनी पुस्तक के पहले सर्वेक्षण खंड में वर्ग व्यवस्था, यानी समाज के अलग अलग वर्गों और आदि मानवों के समय से लेकर धीरे धीरे होने वाले सामाजिक और आर्थिक विकास की अलग अलग श्रेणियों को बहुत अच्छे से दर्शाया। जब उन्होंने इतिहास को देखने का यह नया और क्रांतिकारी मार्क्सवादी तरीका दुनिया के सामने रखा, तो खुद A.L. बासम के साथ साथ उस समय के कई बड़े विद्वानों ने उनकी बहुत आलोचना की। यानी
उनकी भर्त्सना की गई, उनकी आलोचना की गई। लेकिन कौशाम्बी का यह काम इतना मजबूत और वैज्ञानिक था कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनकी यह किताब आज भी इतिहास की दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर पढ़ी और समझी जाती है। पिछले 40 सालों में प्राचीन भारत के इतिहास को समझने, उसका अध्ययन करने और उसे किताबों में लिखने के तरीकों में एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव आया है। पहले के समय में इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं के युद्धों, उनके साम्राज्यों की सीमाओं और राजनीतिक घटनाओं तक सीमित होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के आधुनिक इतिहासकार समाज के आम लोगों, उनकी आर्थिक स्थिति, व्यापार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि समाज के भीतर जो बदलाव आ रहे थे उनका राजनीति के उतार चढ़ाव से क्या संबंध था। इसके साथ ही अब इतिहास लिखने का तरीका बहुत वैज्ञानिक हो गया था। पुराने समय में इतिहासकार सिर्फ धार्मिक या साहित्यिक ग्रंथों में लिखी बातों पर भरोसा कर लेते थे, लेकिन आज के लेखक उन ग्रंथों की बातों को सीधे सच नहीं मानते। वे किताबों में लिखी बातों की तुलना जमीन की खुदाई से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेषों जैसे पुराने सिक्कों, बर्तनों और मानव शास्त्रीय सबूतों से करते हैं। जब दोनों बातें आपस में मिलती हैं तभी उसे सच माना जाता है। इतिहास देखने के इसी नए और वैज्ञानिक नजरिए का यह असर हुआ कि अब पश्चिमी यानी विदेशी लेखकों ने भी अपनी पुरानी जिद छोड़ दी है। पहले वे दावा करते थे कि भारत की संस्कृति में जो कुछ भी अच्छा है वह सब बाहर से आया है, लेकिन अब वे इस बात पर जोर नहीं देते। इस नए और वैज्ञानिक तरीके के विपरीत इतिहास को देखने का एक दूसरा पारंपरिक और पुराना नजरिया भी है, जिसे औपनिवेशिक या रूढ़िवादी सोच कहा जाता है। इस सोच के मानने वाले लोगों का कहना है कि भारतीय इतिहास और समाज के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ धर्म, रीति रिवाज, जाति व्यवस्था, संस्कार और वंश ही रहे हैं। यह दृष्टिकोण भारतीय समाज की उन कमियों, बुराइयों या आपसी मतभेदों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है जिनकी वजह से समाज का पतन हुआ या देश को नुकसान उठाना पड़ा। इस पुरानी सोच का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर टिका रहता है कि भारतीय समाज में हमेशा एक ठहराव रहा है और यहाँ की चीजें हजारों सालों से बिना बदले वैसी की वैसी ही चली आ रही हैं। इस नजरिए का सीधा सा मतलब यह निकाला गया कि भारतीय समाज का स्वभाव ऐसा है कि यह ना तो कभी बदला है और ना ही इसमें आगे कभी बदलाव आ सकता है। इतिहास को इस तरह स्थिर और पिछड़ा हुआ दिखाने के पीछे एक गहरी राजनीतिक साजिश थी। पुराने समय के कुलीन वर्ग और अंग्रेजों, औपनिवेशिक शासकों ने इस तर्क का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि भारत के लोग खुद अपना विकास नहीं कर सकते, इसलिए उन पर शासन करना और बदलाव को रोकना सही है। इसी के समानांतर कुछ भारतीय लेखकों की एक और सोच भी सामने आती है, जो राष्ट्रवाद के प्रभाव में आकर इतिहास में धर्म और अध्यात्म की भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। ऐसे लेखकों को दृढ़ विश्वास है कि दुनिया के इतिहास में जो कुछ भी श्रेष्ठ, महान, पवित्र और अच्छा है, उस सब की शुरुआत अनिवार्य रूप से भारत की धरती से ही हुई है। यह पूरा गद्यांश और ये पूरा वीडियो मुख्य रूप से इन अलग अलग वैचारिक टकराव और इतिहास को देखने के बदलते चश्मों को गहराई से समझाता है। अगला टॉपिक हमारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण। सांप्रदायिक दृष्टिकोण है क्या, पहले हम इसे समझ जाते हैं। इसे समझकर हम इसके आगे के हिस्से को समझेंगे। सांप्रदायिक दृष्टिकोण यानी कम्युनल अप्रोच का बिल्कुल सिंपल सरल मतलब होता है इतिहास, समाज या किसी भी घटना को सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना और उसमें अपने धर्म को सबसे अच्छा तथा दूसरे धर्म को कमतर या गलत दिखाना। सन 1980 के दशक से लेकर आज तक के समय में कुछ भारतीय और विदेशी यानी पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के इतिहास को देखने और समझने के लिए एक बहुत ही आक्रामक, उग्र और अतार्किक, बिना किसी ठोस लॉजिक या सबूत के नजरिया को अपनाया है। इतिहास को देखने के इस पक्षपातपूर्ण तरीके
के पीछे के इतिहास को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब ब्रिटिश शासन के तहत जो औपनिवेशिक इतिहासकार, अंग्रेज लेखक इतिहास लिखते थे, वे एक खास मकसद से काम करते थे। वे जानबूझकर भारत की प्राचीन महान खोजों, विज्ञान, साहित्य और यहाँ के लोगों की बड़ी उपलब्धियों की बुराई या निंदा करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य यह साबित करना था कि भारतीय लोग कभी भी खुद से कुछ बड़ा या महान काम नहीं कर सकते थे। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो भी बात बहुत महत्वपूर्ण, सुंदर और ऊंचे दर्जे के तत्व दिखाई देते थे, उन सब का श्रेय वे जानबूझकर भारत के लोगों को देने के बजाय बाहरी देशों या विदेशी प्रभावों को दे देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि भारतीयों के मन में हीन भावना पैदा की जा सके और अंग्रेजों के शासन को भारत के लिए जरूरी और सही ठहराया जा सके। आज के दौर के कुछ लेखक भी बिना किसी वैज्ञानिक आधार के इस तरह की आक्रामक और बटी हुई सोच के साथ इतिहास को पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इतिहास लिखने को लेकर मुख्य रूप से दो विचारधाराओं, उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों की सोच और राष्ट्रवाद यानी भारतीय गौरव की सोच के बीच लगातार बहस चलती रहती थी। राष्ट्रवादियों ने दुनिया की संस्कृति में भारत के बड़े योगदानों की तरफ सबका ध्यान खींचा था, लेकिन अब समय और हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज के दौर में इतिहास की यह बहस अब दो नए पक्षों के बीच सिमट गई है। एक तरफ वे लोग जो इतिहास को सांप्रदायिकता और बिना किसी ठोस लॉजिक और तार्किकता के देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ वे इतिहासकार हैं जो पूरी तार्किकता, वैज्ञानिक सोच और अपनी जिम्मेदारी व निष्ठा के साथ इतिहास लिखते हैं। राहत की बात यह है कि आज भी ज्यादातर लेखक तर्क और सच्चाई का ही साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी तरह सांप्रदायिक और अतार्किक हो चुके हैं। ये सांप्रदायिक लेखक इतिहास को साबित करने के लिए ऐतिहासिक सबूतों के बजाय काल्पनिक कहानियों, मिथकों और लोक कथाओं का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए वे बिना किसी ठोस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साक्ष्य के राम की अयोध्या के अस्तित्व को लेकर अपने तर्क गढ़ते हैं। इसके अलावा ये लोग प्राचीन समाज की कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई विद्वान पुराने ब्राह्मणवादी समाज के ढांचे की कमियों का आलोचनात्मक अध्ययन करता है, तो ये सांप्रदायिक लेखक उसकी जमकर बुराई करते हैं, उनकी हिनाई करते हैं। यहाँ तक कि वे मनुस्मृति जैसे पुरानी व्यवस्था में मौजूद सामाजिक भेदभाव और असमानता को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और जाति व्यवस्था का खुलकर समर्थन करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जाति व्यवस्था पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें। यह वैचारिक घालमेल यही नहीं रुकता। जिन लोगों ने पहले पेटेंट ग्रेवेयर, एक खास तरह के प्राचीन मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति के आधार पर वैदिक सभ्यता के लोगों को भारत से बाहर का साबित करने की कोशिश की थी, अब वही लोग अपनी बात से पलटकर इंडो आर्यन यानी आर्यों को भारत का मूल निवासी बताने लगे हैं। इसके पीछे उनका एक खास राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे यह तर्क दे सकें कि बाद में बाहर से आए मुस्लिम और क्रिश्चियन, ईसाई समुदाय के लोग ही भारत में असली विदेशी हैं। इतिहास को इस तरह बेहद सीधा और मनमाना बनाकर पेश करने की इन कोशिशों की असलियत जानना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसी मान्यताओं को बिना जांचे सच नहीं माना जा सकता, बल्कि पुरानी किताबों और स्रोतों का पूरी समझदारी व तर्क के साथ अध्ययन करके इनकी सच्चाई की जांच की जानी चाहिए। सच तो यह है कि यदि निष्पक्ष होकर देखा जाए तो सांप्रदायिकता के आधार पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या अन्य ऐतिहासिक स्रोत से न तो आज के हिंदू शब्द की पुष्टि होती है और न ही उस दौर के हिंदू धर्म की, क्योंकि यह शब्द बहुत बाद में आया था। इसके बावजूद सांप्रदायिक लेखक बिना किसी ठोस आधार के हर जगह हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। इतिहास लेखन में पैदा हुई इन खतरनाक और भ्रामक परिस्थितियों को देखते हुए आज के सच्चे इतिहासकारों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें इतिहास लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। उन्हें किसी भी भेदभाव या भावना में
बहे बिना निष्पक्षता यानी वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक पैमानों के साथ साथ पहले से तय और सिद्ध हो चुके ऐतिहासिक नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, ताकि समाज के सामने सिर्फ और सिर्फ सच आ सके। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और कैसे वैज्ञानिक तरीकों से ही असली सच सामने आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।